मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे ट्राइबल ग्रुप के बारे में। जैसा आपको पहले भी बता चुके हैं कि ट्राइबल सोसाइटी आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप। सम आर झूम कल्टिवेटर, और यू सेड दैट इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न कल्टिवेटर्स आर शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। सम ग्रुप बिलोंग टू द हर्डर and food gatherer. Some tribes were nomadics. That means they do not remain at the same place. They roaming here and there in the search of food. So now today our topic is some took to settle cultivators. इसके बीच में कुछ ऐसी भी ग्रुप थे जिन्होंने अब क्या किया कि सेटल मीन्स एक जगह परमानेंटली। अब वे झूम कल्टीवेटर की तरह जो है घुमक्कर नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह कल्टीवेशन के लिए नहीं जाते थे, बल्कि वो एक ही परमानेंट जगह पे रह के अपनी जो है कल्टीवेशन खेती वगैरह करने लगे। इस ऊपर देखेंगे आप इस चैप्टर में, इस टॉपिक में तो देखेंगे कि बिफोर, कहता है इवन बिफोर द 19 सेंचुरीज़ का मतलब हुआ कि 19 सेंचुरी की जब हम बात करें तो इसे 100 ईयर्स पहले मान लो, यानी 1801 से ले सकते हो। तो कह रहा है कि इस ईयर में अब कुछ कहता है कि मेनी फ्रॉम ऑफ द ट्राइबल ग्रुप हैड बिगन सेटलिंग डाउन, यानी बहुत सारे जो है ट्राइबल ग्रुप जो है एक जगह रहने लगे। एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सेटल कल्टिवेटर्स। अब एक ही जगह रह के वो प्रत्येक साल दर साल एक ही जगह अपना कल्टिवेशन एग्रीकल्चर करने लगे। इंस्टीड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जैसा आप देख सकते हो, दे बिगिन टू यूज़ द प्लाउ। अब उसके लिए वो क्या यूज़ करने लगे? प्लाउ यूज़ कर रहे थे। एंड रेडली गेट, हाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ आ गई कि गॉट राइट ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन, और जिस प्लेस पे रहने लगे अब इन्हें उन ज़मीनों का अधिकार भी प्राप्त होने लगा। जैसे इन मेनी एरिया लाइक द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर, बिरसा मुंडा जिस ट्राइबल ग्रुप से संबंधित हैं, तो छोटा नागपुर जो अभी आपका छत्तीसगढ़ में है, तो मुंडा जो ग्रुप था ट्राइबल का, जिस प्रकार उन्हें उन ज़मीनों को उनके फैमिली क्लैन मीन्स होता है कि एक समूह, फैमिली मेम्बर्स को, सभी लोगों को डिवाइड किया जाने लगा, उनको राइट दिया जाने लगा। लेकिन फिर भी कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो ज़्यादा पावरफुल थे, उनके पास ज़्यादा लैंड था। कुछ ज़्यादा पावरफुल जो मेंबर्स थे वो मुखिया बनने लगे, चिफ्टेंट होने लगे उस ग्रुप का। तो ब्रिटिश ऑफिसर सा सेटल ट्राइबल ग्रुप लाइक द गोंड एंड संथाल एज मोर सिविलाइज्ड देन हंटर गैदर्स आर शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। अब इसमें कह रहा है कि जो ब्रिटिशर्स है, जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि जो सेटल कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जैसे हमारा ये बता रहे हैं कि गोंड है या सांथाल है या मुंडा है, ये ज़्यादा सिविलाइज हैं, ज़्यादा सभ्य हैं, अपेक्षा कि जो हंटर गैदरर्स हैं या शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं। दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट वेयर कंसिडर्ड टू बी वाइल्ड एंड सेवेज। कहता है कि ऐसे जो जंगलों में जो अभी भी नोमैडिक थे, जो जूम कल्टिवेटर्स थे, जो हंटर गैदर्स थे, जो जंगलों में रहते थे, इनको लगता है कि ये अभी भी जो है ना बिल्कुल जंगली हैं और बर्बर हैं, और दे नीडेड टू बी सेटल एंड सिविलाइज। और उनको लगता था कि इन्हें जो है एक जगह सेटल करना चाहिए, एक जगह रखना चाहिए, और इन्हें ज़्यादा सिविलाइज होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण एक पॉइंट है कि किस तरीके से जो ब्रिटिश राज्य है या ब्रिटिश शासन में किस तरीके से इन ट्राइब्स ग्रुप की लाइफ में एक मेजर चेंजेस आया। कौन कौन से ग्रुप्स थे? तो पहले हम देख लेते हैं व्हाट हैपेंड टू द ट्राइबल चीफ। जो ट्राइबल चीफ थे, जो आदिवासियों के जो मुखिया थे, उनके जीवन में किस तरह परिवर्तन हुआ। तो ये जो चीफ थे,
इनके पास जो है लैंड ज़्यादा थे, मे बी 1 और 2 विलेजेस भी हैं। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ठीक है आप लैंड रखो, लेकिन अब इनके पास जो शक्तियाँ किस प्रकार की थी कि इन चीफ के पास वे अपने इलाके में सारा शासन अपने अनुसार किया करते थे, वे अपने अनुसार इनको गवर्न किया करते थे, अपने अनुसार अपने ग्रुप को डिसिप्लिन में रखते थे। जो डिस्प्यूट आता था वो चीफ सेटल कर देते थे, इनके पास पुलिस भी होती थी। तो अंग्रेजी सरकार ने कहा कि नहीं, आप जो है रखो, आपकी ज़मीन रखो, बट आप अपने ग्रुप को डिसिप्लिन में रखो। किसके तहत? अंग्रेज़ों के तहत। और इन्हें भी उस अंग्रेज़ों के नियम को मानना बाध्य हो जाता था। तो जो पावर पहले इनका था अब वो सस्टेन नहीं रह गया था, या ये कह लो कि चीफ भी जो है इनके अधीन आ गए थे। साथ ही वे गवर्नमेंट को या अंग्रेज़ को जो है या रेवेन्यू कलेक्ट देने लगे। तो एक तरीके से इनके पास चेंज आया। अब जो पहले की तरह इंजॉय करते थे अपने पावर को या ट्रेडिशनली फंक्शन किया करते थे जो इनका था, वो चीज़ें नहीं रह गई थी। तो इनके जीवन में एक परिवर्तन आया, इसको पढ़िए आप। व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। और एक मेजर चेंज, जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूम के खेती बाड़ी करते थे, उनमें क्या चेंजेज आता है? तो अब उनको एक नए फॉरेस्ट लॉ बना दिया जाता है। तो देखो, द ब्रिटिश वेयर अनकम्फर्टेबल विद ग्रुप्स who moved about and did not have a fixed home। इसके पीछे वे अनकम्फर्टेबल, अपने आप को ज़्यादा इजी कंफर्टेबल नहीं पाते थे, अपने आप को टफ सिचुएशन में पाते थे ऐसे ग्रुप को लेकर के, जो क्या करते थे एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे। क्योंकि जब इनका परमानेंट सेटल नहीं था तो इन पे गवर्न कराना था इनको मुश्किल था, और साथ ही साथ रिवेन्यू लेना भी मुश्किल था। तो वे क्या चाहते थे? दे वांटेड they wanted group to settle down and become peasant cultivators। peasant means होता है किसान, जो एक जगह परमानेंट सेटलमेंट करते हैं, अपने खेतों पे दर साल वो खेती करते हैं। तो उनका ये मानना था या वे चाहते थे कि ये सारे जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं वो एक जगह रहें और पीजेंट कल्टिवेटर्स बने। Settled peasant were easier to control and administrator than the people who were always on the move। भाई सीधी सी बात है, जब एक जगह रहेंगे उनका एड्रेस होगा, उन पे गवर्न करना, उनकी परमानेंट लोकेशन रहेगी, तो उन पे गवर्न करना आसान है अपेक्षा कि जो यहाँ से वहाँ घूमते हैं या नोमैडिक हैं या शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं। तो द ब्रिटिश आल्सो वांटेड टू द रेगुलर रेवेन्यू सोर्सेज फॉर द स्टेट। So they introduced the land settlement, that is they measure the land, define the right of each individual out to the land and fix the revenue demand for the state। अब उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने ज़मीनों को फिक्स मेजर किया, माप किया, मेजर किया, और सभी पर्टिकुलर लोगों को जो है उन्होंने उसके नाम पे दर्ज कराई। जो आगे जाके आप हिस्ट्री में महाल पढ़े होंगे, महाल जो आज भी यूज होता है। जब आप हमारे यहाँ जो तहसील है जो ज़मीनों को देखता है, उसमें महाल जो व्यवस्थाएं हैं, मालवाड़ी सिस्टम, वो अंग्रेज़ों की ही देन है। तो उसके तहत इन्होंने ज़मीनों को मेज़र करना शुरू किया, इंडिविजुअल को देना शुरू किया, और साथ ही साथ उस स्टेट को फिक्स रिवेन्यू कर दिया, कितने लैंड हैं तो आपको इतने टैक्सेस देने होंगे। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टिवेटर वॉज नॉट। लेकिन जो झूम कल्टिवेटर, एक प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है, जो झूम कल्टिवेटर है, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं, उनको सेटल करना ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि उन क्षेत्रों में, उन इलाकों में जहाँ पे वाटर की कमी थी या रैन कम होता था, वहाँ पे हलों के द्वारा या प्लाऊ के द्वारा वो खेती करते थे। तो ऐसे कल्टीवेटर्स का उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन ऐसे कल्टीवेटर्स का नुकसान होता था, वो परमानेंट जो है या एनफ अमाउंट में वो अपने फसलों को नहीं ग्रो कर पाते थे। तो उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने बहुत सारे रिवॉल्ट भी कर दिए, बगावत भी कर दी, अपनी अनहैप्पीनेस भी दिखा दी थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा ये सफल नहीं हो पाया, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इंस्टीट्यूट कंटिन्यू
ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, और इनकी डिमांड होने लगी कि वे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ही करेंगे। देखते हैं, आप देख सकते हो कि ग्रुप सेटल डाउन एंड बिकम प्रेजेंट कल्टिवेटर्स। जस्ट मिनट, कहाँ गया? हाँ, ये आते हैं। देखो, होता है कि फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। अब ब्रिटिश क्या क्या फॉरेस्ट लॉ है और उसका क्या आदिवासियों के जीवन पे या ट्राइबल ग्रुप के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। तो फॉरेस्ट लॉ ये था कि अब जो है अंग्रेज़ों ने फॉरेस्ट को गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी घोषित कर दी, और जो सर्वाइवल का एक स्रोत था इन ट्राइबल ग्रुप का फॉरेस्ट, उस पे उन्होंने बैन लगा दिया कि विदाउट परमिशन या वहाँ के जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो विदाउट गिविंग द रेवेन्यू, यू हैव डोंट राइट टू गो इनसाइड द फॉरेस्ट। आपको फॉरेस्ट में नहीं जाना है। तो अब ट्राइबल ग्रुप के पास क्या हो जाता है कि समस्याएं बहुत सारी हो जाती हैं उनकी लाइवलीहुड को लेकर के। इसलिए बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप जो हैं अपने नेटिव प्लेस को छोड़ करके और लाइवलीहुड के लिए अलग अलग जगहों पे जाने लगते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो जाती है अंग्रेज़ों के लिए, वो ये कि उन्हें लेबर चाहिए। लेबर किस लिए चाहिए? कि जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स का मतलब लॉग्स हैं जिनका यूज़ किया जाता था। उन दिनों में रेलवे लाइन का निर्माण बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा था। तो स्लीपर्स जो लॉग्स होते हैं, आपने देखा हो ना, रेलवे ट्रैक बिछा होता है तो उसके नीचे लकड़ियाँ लगी होती हैं जो कि आपको प्रेशर को रिड्यूस कर देता है, कि एरिया बढ़ा दिया जाता है और प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जाता है, जिससे कि रेलवे आसानी से ट्रेन चल सकती है, रेलवे ट्रैक सुरक्षित रहता है। तो अब उसके लिए अब ये जाने लगे तो इनके पास मैन पावर नहीं था, लेबर कहाँ से लाएं। लेकिन जल्दी क्या हुआ, ऑफिशियल कैम टू विथ ए सोल्यूशन। जल्दी ही कॉलोनियल ऑफिशियल्स कैम अब विद द सोल्यूशन। एक उनके पास सोल्यूशन आया। उन्होंने क्या किया? दे डिसाइड दैट दे वुड गिव जूम कल्टिवेटर्स small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition that those who live in the village should have provide labor to the forest department। उसका सोल्यूशन क्या था कि उन्होंने अब फॉरेस्ट के अंदर ही झूम कल्टीवेटर, जो नोमैडिक थे, जो घूम घूम के खेती बाड़ा किया करते थे, जिनके अब इनके अधिकार से वंचित कर दिया गया था। लेकिन जब ये अंग्रेज़ों के सामने ये प्रॉब्लम आई मैन पावर को लेकर, लेबर को लेकर के, तो उन्होंने इनको इस कंडीशन पे अलाउ कर दिया, उनको कुछ स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड जो है फॉरेस्ट में देने लगे और इस बात पे अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है, आप यहाँ आपकी लैंड है और आप कल्टीवेशन कर सकते हो, बट एक कंडीशन है कि आप जिस विलेज में रहते हो वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आप सहयोग दोगे। आई मीन कि आप अपना श्रम दोगे। श्रम का मतलब होता है कि उनके लिए आप अपना काम करोगे। और उनका काम क्या था? उनका काम था वही स्लीपर्स को ट्रैक पे ले जाना, उनको काटना और लकड़ियों को पहुंचाना। सो द मेनी रीजन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश फॉरेस्ट विलेज टू इंश्योर ए रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर। इस तरह से बहुत सारे रीजन में बहुत ही व्यापक पैमाने पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया गया और इस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसानी से और बहुत ही सस्ते चीप लेबर अवेलेबल कराने लगी गवर्नमेंट को। एक ये सोच टू देख लेते हैं। इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इज टू बी लिव। कहता है कि कितना ये उनकी ये इमोशंस हैं, उनकी ये पीड़ा है जो इस जो है सॉन्ग में बताई गई है कि इस लैंड पे इंग्लिश अंग्रेजी शासन में उनका जीवन कितना कठिन हो गया है। सो कहता है कि इन द 1930 वेरियल एल्विन visited the land of Bagas, a tribal group in सेंट्रल इंडिया। कहता है वेरियर एल्विन जो है 1930 में वो बैगा, एक जो ट्राइबल ग्रुप है जो पाई जाती है सेंट्रल इंडिया में,
उसको विजिट किए, रहने आए। ही wanted to know about them, their custom and practice, their art and folklore। कहता है कि वे इन बैगा ट्राइबल्स ग्रुप का, उनके बारे में, उनके लाइफ्स के बारे में, उनके ट्रेडिशन के बारे में, उनके प्रैक्टिस के बारे में, उनके बिलीफ के बारे में, उनके आर्ट के बारे में, उनके नाच गानों के बारे में, ये सभी जानना चाहते थे। रिकॉर्डेड मेनी सॉन्ग दैट लॉन्चेस द हार्ड टाइम द बैगा वेयर हासिंग अंडर ब्रिटिश रूल। और वे बताते हैं कि किस तरह से बैगा जो है अपने गानों के माध्यम से कि किस तरह से जो है बैगा प्रताड़ित हैं और उनका जीवन कठिन हो गया है। कहते हैं इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इज़ टू बी। कहता है कि अंग्रेज की इस राज्य में कितना रहना मुश्किल है। हाउ हार्ड इट इज़ टू लिव इन द विलेज सिट द लैंडलॉर्ड। कहता है कि गांव में तो लैंडलॉर्ड बैठे हुए हैं, जमींदार शांति से बैठे हुए हैं। इन द गेट साइड द कोतवाल, और गेट पे कौन है, आराम से कोतवाल है। इन द गार्डन साइड द पटवारी, और पटवारी है वो भी आराम कर रहा है। कहता है इन द फील्ड वॉज द गवर्नमेंट, और जो हम लोगों का खेत है इस पे नियंत्रण गवर्नमेंट का है। ओके, सो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नेक्स्ट डे।